नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे शेर, आज हम लोग का ये फिजिक्स का MCQs का यानी ब्रह्मास्त्र क्लासेस का ये सेकंड लेक्चर आपके पास जाने वाला है, ठीक है। और पहले लेक्चर सीरीज को यानी पहले 20 क्वेश्चन जो हमने कराए थे उसकी अपार सफलता को देखने के बाद, हाँ बहुत आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लाइक्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं और बहुत सारे व्यूज भी गए हैं, तो उसकी खुशी में मैंने कहा कि क्यों ना एक क्लास और आप लोग के लिए बहुत जल्दी बहुत तत्काल ही पेश किया जाए, ठीक है। तो लीजिए, खिदमत में आप लोग के पेश है ये फिजिक्स के टॉप 20 यानी 20 महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे BSc एग्रीकल्चर के हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे नए होंगे, जो बच्चे BSc एग्रीकल्चर्स के हैं, जो बच्चे BSc मैथ के हैं, जो बच्चे BSc बायो के हैं, जिनके सब्जेक्ट में, जिनके कोर्स के अंदर, जिनके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर फिजिक्स पूछे जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा कि कुछ कॉलेजेस में, कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ विषयों में फिजिक्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ जिन सब्जेक्ट में, जिन कोर्स के अंदर फिजिक्स पूछा जाता है बेटा, वो उस बच्चों के बच्चे, यानी कि हम MGKVP की बात कर रहे हैं, DDU की बात कर रहे हैं, LU की बात कर रहे हैं, UP कॉलेज की बात कर रहे हैं और हरिश्चंद्र PG कॉलेज की बात कर रहे हैं। इन सब बच्चों में जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है BSc मैथ का, BSc एग्रीकल्चर का और BSc बायो का, वो बेटा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये आपकी सेकेंड लेक्चर सीरीज है। इसमें हमने बोला था कि इसी तरीके से हम ये 5 ऐसे लेक्चर सीरीज कराएंगे, तो बेटा आज इसका दूसरा पड़ाव है। इसमें हम 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। मैंने बोला एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मामला थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि उन्होंने कभी फिजिक्स पढ़ा नहीं होता है, थोड़ा सा मामला कठिन होगा, लेकिन यकीन रखिए जब ये 5 लेक्चर सीरीज खत्म होगा आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस के आइडियाज होंगे, बस थोड़ा सा आपको और प्रेशर करना है। लेकिन मैं फिर एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए और मैथ और बायो वाले बच्चों के लिए फिर से मैं सेपरेट करके अलग अलग मैं लेक्चर सीरीज क्वेश्चंस के लाऊंगा, ठीक है। जब लाऊंगा तो मैं बता दूंगा। और आप सारे बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर क्लासेस रेगुलर चलेंगी? हाँ, 2-2 दिन पे, एक दिन पे जैसा शेड्यूल बनता है वैसे क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। और बच्चे परेशान ना हो, एग्रीकल्चर वाले बच्चे परेशान ना हो, मैथ वाले बच्चे परेशान ना हो सकता है मैथ वाले बच्चों को लेवल लो लग रहा हो, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को लेवल हाई लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इनका आपके एंट्रेंस एग्जाम से बहुत ताल्लुक है, बहुत ताल्लुकात है, ठीक है, यानी बहुत रिलेटिव है ये सब, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा, हर एक क्वेश्चंस को अपने जहन में, अपने मन में, अपने हृदय में वाश करिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हो सकता है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो टॉपिक के, मैं क्वेश्चंस के अंदर का जो मैं थ्योरी बता रहा हूं, उस थ्योरी से हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आपसे पूछ दिया जाता है। तो फुल्ली कंसंट्रेशन, एकदम ध्यान केंद्रित करके क्लास के अंदर आप लोग को पढ़ना होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर भटके नहीं। तो बेटा मैं ये कहूंगा, पेन और कॉपी, हाँ वही जिसपे धूल जम गई होती है वही निकालो अच्छे से, फिर लेके बैठो, फिर अपना सा 45 मिनट मुझे दो, 50 मिनट मुझे दो, हो सकता है कुछ 5-10 मिनट एक्स्ट्रा प्लस माइनस हो सकता है, एरर हो सकती है, बस उतना मिनट दो बेटा। मैं तुमको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और उस 20 क्वेश्चंस में मैं तुमको 40 क्वेश्चंस करा के जाऊंगा, ठीक है। तो चलो रेडी, हाउ इज द जोश इज हाई, और हम शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पूरे 5 नंबर के लिए, सॉरी पूरे 4 नंबर के लिए। अब जिन कॉलेजेस में 2 नंबर के लिए आता है वो 2 नंबर 1 नंबर जैसा आपको मान ले, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो पहला क्वेश्चन आ गया डायमेंशन से, और डायमेंशन से हर क्वेश्चन एक साल पूछना, हर साल में डायमेंशन से एक क्वेश्चन आने तय होते हैं। जो बच्चे हमारे पेड कोर्स के अंदर हैं, मैं ऐसा नहीं करके अपने पेड कोर्स का मैं प्रमोशन कर रहा, मैं बता रहा हूं जो बच्चे पेड कोर्स के अंदर थे उनको मैंने 30 या 40 ऐसे मैंने डायमेंशन सारे फार्मूला लिखा दिए थे, बस वो उतने पढ़ लेंगे, उसका डायमेंशन के एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे, बस उतना वो पढ़ के जाएंगे ना बेटा। देखो क्या कह रहा है, फिर भी अगर आप नहीं है क्लासेस के अंदर कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता, डायमेंशन चुटकी में निकल जाता है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, कह रहा पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है बेटा, कौन बताएगा पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? कहते हैं प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला जो बल होता है उसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं बेटा। इसको T से प्रदर्शित करते हैं, ओ मेरे पेन, इसको T से प्रदर्शित करते हैं। चलो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं बेटा, इसको T से प्रदर्शित करते हैं। T बराबर क्या होता है? T बराबर होता है F/L। थोड़ा सा ये ऑड चल रहा है क्योंकि इसको मैं ठीक कर देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, 1 मिनट, ठीक है। ये हो गया T = F/L बेटा ना, T = F/L। F क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तोड़ते जाओ, जितना तुमको पता है, जितने फार्मूला पता है उसको तोड़ते जाओ, मास इंटू L इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना बेटा, इतना पता है। मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा? मास का डायमेंशन होता है m,
ठीक है। और एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है बेटा, अगर एक्सीलरेशन नहीं पता होगा तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v बाई टी ऐसे लिखते हैं ना। नॉर्मली हमको एक्सीलरेशन में डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं होता, dv अपॉन dt लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि d से कोई मतलब नहीं होता, सीधे v बाई टी लिख देते हैं बेटा। v क्या होता है, अगर v नहीं पता होता है बेटा, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है x बाई टी ना। ये थोड़ा सा ऑड क्यों चल रहा है, v इक्वल टू क्या होता है बेटा, v इक्वल टू होता है x बाई टी, एक मोटा एक पतला है ना, इसलिए एक मिनट, हाँ ये क्या होता है, v इक्वल टू एक्स बाई टी होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का बेटा दूरी का डायमेंशन होता है ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर l लिखते हैं बेटा, और नीचे टाइम का होता है t। तो जो हमारा वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशन फार्मूला आया वो क्या आया, वो आया l t माइनस 1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है। अगर वेलोसिटी का मिल गया बेटा तो t से डिवाइड कर दो, वो हमारा किसका आ जाएगा, एक्सीलरेशन का। तो लिख दो वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस 1 बेटा, और नीचे टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ऐसे उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायमेंशन लिखते हैं बेटा। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन का डायमेंशन आ जाएगा l t, ये t ऊपर चला जाएगा तो t ऊपर माइनस माइनस हो जाएगा t माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन का लिख देंगे कितना बेटा, l t माइनस 2, और नीचे क्या लिख देंगे बेटा, नीचे डिवाइड में हो जाएगा l फॉर लेंथ है बेटा, तो लेंथ का डायमेंशन होता है क्या, लेंथ का डायमेंशन होता है l। ठीक है बेटा, कुछ कट गया, हाँ बेटा l से l कट गया, L से L कट गया, जब L से L कट गया तो क्या बचेगा, केवल टेंशन का जो डायमेंशन फार्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर mt माइनस 2। देखो कहीं ऑप्शन मैच कर रहा, mt माइनस 2, बिल्कुल सर सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही है। क्यों, mt माइनस 2, देखो L से L कट गया ना, L यहाँ भी था, यहाँ भी था, कट गया L, बचा mt माइनस 2, तो mt माइनस 2 आपका सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन बेटा आपका सही है। ठीक है, चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, समझ में आया नहीं, समझ, ठीक है। हाँ मैं ये बता देता हूँ, देखो कुछ डायमेंशन फार्मूले आप इसको रट के जाइएगा बेटा ना, आप इसको देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूले हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला, म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, ये ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, ये सब फार्मूले जो हैं, इन सब डायमेंशन फार्मूला बहुत और यंग मॉडुलस ना, यंग मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का क्या होता है, ठीक है, ये सब डायमेंशंस फार्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्लास ये बताने चलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इन सब डायमेंशंस फार्मूले आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, ये सब डायमेंशंस फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन आप लोग को पढ़ो, आप लोग के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, इसको क्या है, ठीक है, जरा ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि सरल लोलक की लंबाई 1/4 कर दी जाती है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। इंग्लिश वाले बच्चे पूछ रहे हैं, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/4 ऑफ टाइम 1/4 इस टाइम पीरियड बिकम, उसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा। चलो जैसा कह रहा है कि सरल लोलक की लंबाई जो है वो क्या कर रही है, 1/4 कर दी जा रही है। चलो बोल रहा है, ठीक है, मान लिया इसका सोल्यूशन देखो, मान लिया कि प्रारंभिक लंबाई बेटा L थी, जब प्रारंभिक लंबाई L थी तो उस समय टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, सरल लोलक का 2π अंडर रूट में L अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g ना। इस g की वैल्यू कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ देती है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी की वैल्यू होती है, या इसको अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के डायरेक्ट 10 ले लेते हैं ना, डोंट वरी, उसकी बात नहीं है, ये मीटर एक्सेलरेशन होता है बेटा। हाँ, इसका डायमेंशन पूछ दे तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आता है ना बेटा, ये भी एक एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आता है वो इसका भी डायमेंशन आएगा, वो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा LT माइनस 2 ना, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा बेटा। तो डायमेंशन हमने यहां से 2 क्वेश्चन बता दिए। देखो t इक्वल टू होता है 2π रूट में L अपॉन जी, लंबाई L होती है। अब क्या कह रहा है, अब लंबाई जो कह रहा है कि जो नया लंबाई आएगा यानी L डैश आएगा वो प्रारंभिक लंबाई का 1/4 हो जाएगा, यानी L/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब है L का 1/4 यानी 1/4 L/4 हो जाएगा। अब इस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, t डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2π रूट में L डैश डिवाइड बाई जी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, L डैश की वैल्यू दी है, L के पद में उठा के रख देंगे, इस T और इस T डैश में हमको रिलेशन पता चल जाएगा, हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, T डैश की वैल्यू आ जाएगी T डैश इक्वल टू 2π। ठीक है, इस L डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L डैश की वैल्यू आ जाएगी L/4, हमने रख दिया L/4 और नीचे रख दिया, नीचे G है तो बेटा G। अब देखो बेटा 4 जो है वो करड़ी से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बचपन में पढ़ा करते थे करड़ी
ना, करड़ी मतलब होता है स्क्वायर रूट। जब इससे बाहर आएगा तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 1/4 है बेटा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 मान सकते हो, 1 मल्टीप्लाइड बाई एल 1/4, यानी 1/4 जब करड़ी से बाहर लोगे बेटा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ये इसके बचेगा अंडर रूट में l/g, कोई दिक्कत नहीं बेटा ना। चलो ठीक है, टी डैश हमने लिखा, हमने 1/2 को बाहर खींच लिया और इधर 2π इधर रख दिया रूट में l/g। देख बेटा कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो यही दिख रहा है, सर ये तो दिख रहा है टी ओरिजिनल वाला टी, हाँ वास्तविक ओरिजिनल, एकदम 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 ओरिजिनल। ये क्या आ जाएगा, ये 1/t इंटू टी, ये क्या आ जाएगा बेटा, जो बाद वाला t होगा, जो बाद वाला टाइम पीरियड होगा बेटा, ओरिजिनल का 1/2 यानी ओरिजिनल का आधा हो जाएगा बेटा। कहीं हाफ लिखा है क्वेश्चन में? बिल्कुल लिखा है सर, डी ऑप्शन जो है वो अपने का करेक्ट है। कह रहा है कि उसका आवर्तकाल कितना होगा, उसका आवर्तकाल प्रारंभिक का आवर्तकाल t प्रारंभिक है, प्रारंभिक का आवर्तकाल का आधा हो जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू उठा के पुट कर दिया, जैसा क्वेश्चन कहा मैंने वैसा किया। पहले टाइम पीरियड लेंथ एल मान के निकाला, फिर टाइम पीरियड जैसा क्वेश्चन का l/4 करके निकाला बेटा, ठीक है। अब तुमसे अगर बोल देता है कि अगर उसकी टाइम पीरियड 12 हो जाती बेटा, तब क्या करते हैं आप, l dash इक्वल टू 12 कर देते। इस केस में आपका, इस केस में वहां l की जगह 12 होता और आपका जो आंसर आता वो 2t आता है, ऐसे t डैश इक्वल टू 2t ना, यानी कि t डैश इक्वल टू क्या आता है, √2 की वैल्यू होती है 1.41 टाइम्स t, ठीक है। तो ये टी डैश क्या होता है, जो प्रारंभिक का 1 फन पर, यानी कि उसका लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ता है, और लेंथ घटाते तो टाइम पीरियड घटता है, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इतना याद रखना टाइम पीरियड में। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से बेटा, आसानी से आपके सॉल्व हो जाते हैं ना, ठीक है। चलो आगे आते हैं आपके तीसरे चौथे क्वेश्चंस के उत्तर। हाँ ये तो बस इसे फूक के उड़ा देना चाहिए ना। ये बच्चे जब हम पैदा होते हैं तभी हमको पता चलता है कि आगे हमको चल के पढ़ना है न्यूटन के नियम, और न्यूटन का हमको पता है लॉ ऑफ मोशन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पढ़ने होते हैं बेटा। और जो बंदा यानी कि जो पुरुष, जो महापुरुष वो इक्वेशन ऑफ मोशंस को नहीं जानता है, वो ससुरा फिजिक्स नहीं जानता है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता होना चाहिए। पहला इक्वेशन क्या कहता है, b इक्वल टू क्या कहता है, b बराबर u प्लस at ना। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, दूसरा इक्वेशन कहता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, at स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ना। ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है गति का सही समीकरण है बेटा v इक्वल टू u प्लस as ना। ये तो तुमको दिख नहीं रहा, ये सही समीकरण तो नहीं लग रहा। v बराबर u प्लस at, ये सही समीकरण लग रहा है बेटा, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वहां देना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग हो गई। फिर मैं कहता हूं कि ये मेरे टाइपर दादा की कमी है, ठीक है। ये at स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे at स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए, क्योंकि 2 गलत ऑप्शन नहीं हो सकते ना। तो ये भी सही है बेटा, और v बराबर u प्लस at सही है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये वाला आपका गलत है, क्योंकि v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर u प्लस as नहीं होता, v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन भी सही दिए हैं, देखो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग है, लेकिन हाँ मैंने ये बता दिया कि ये आपको पता होना चाहिए, गति के तीनों समीकरण पता होना चाहिए। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर v क्या है बेटा, v को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी फाइनल गति यानी कि अंतिम गति यानी प्रारंभिक, और u क्या बोलते हैं बेटा, u को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी ना। क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी। और इसको क्या बोलते हैं, u को क्या बोलते हैं, u को बोलते हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान देना, u को क्या बोलते हैं बेटा, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और हमारा बेटा इसमें जो a है, a फॉर होता है क्या, a फॉर होता है एक्सीलरेशन, a फॉर होता है क्या, एक्सीलरेशन ना, एक्सीलरेशन होता है बेटा, ठीक है। अच्छा ये तीनों समीकरण कब वैलिड होते हैं, कब हम लगाते हैं बेटा, ये तभी लगा सकते हैं जब किसी इक्वेशन में, किसी मोशन में हमारा एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होता है, तभी ये तीनों इक्वेशंस वैलिड होते हैं। कभी पूछता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड विच केसेस, इन विच केसेस, किस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होता है जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है उस केस में ये तीनों इक्वेशन जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। क्या, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस tas। अगर आपको नहीं पता है कौन सा सही है, नहीं याद कर पाए बेटा, तो एक चीज याद रखना, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, आपको डायमेंशंस फार्मूला पढ़ा होगा, तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ये a है बराबर b प्लस c है, कुछ ऐसा है बेटा ना,
ठीक है, कुछ ऐसा है तो मतलब कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा है तो बेटा तुम चेक कर लो, जो ए का डायमेंशन होगा बेटा वही हमारा बी का डायमेंशन होगा और वही हमारा सी का डायमेंशन होगा, वही इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। यानी अगर दो इक्वेशंस बराबर हैं, अगर कोई इक्वेशन वैलिड है, कोई इक्वेशन करेक्ट है बेटा, तो उसके हर एक ईच एंड एवरी स्टेप का जो डायमेंशन होता है वो बराबर होता है। बराबर किसके होता है? बराबर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो आप यहां देखेंगे कि v का डायमेंशन तो आपको lt-1 हो जाएगा, u का डायमेंशन u भी वेलोसिटी इसका lt-1 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होगा एक्सेलरेशन इनटू s, एक्सेलरेशन का होता है lt-2 और x का s डिस्टेंस है उसका होता है l, यानी कि इसका डायमेंशन हो जाएगा, इस वाले टर्म का जो डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर t-2। देखो इसका डायमेंशन हो जाएगा बेटा l का हो जाएगा, v का हो जाएगा lt-1 बराबर u का हो जाएगा lt-1। आप देखो कि जो यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा के इसका डायमेंशन l स्क्वायर t-2 हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक ईच एंड एवरी स्टेप का डायमेंशन बराबर नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन राइट नहीं है। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो कोई भी अगर इक्वेशन वैलिड है, कोई भी इक्वेशन अब बराबर है, तो उसके एवरी ईच एंड एवरी स्टेप का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। आप हमने बताया कि टाइम पीरियड किसी आवर्तकाल का, किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट में l/g होता है बेटा। आप क्या करो, 2 पाई को गोली मारो, 2 पाई से हमारा क्या कांस्टेंट, उसको डायमेंशन लिखने में कोई यूज नहीं होता है बेटा। आप l का डायमेंशन लिखो, g का डायमेंशन लिखो, उसको स्क्वायर निकालो, आपको देखो इधर टाइम पीरियड एक टाइम है, उसका डायमेंशन t होता है, आपको टाइम के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा ना। तो इस केस में आपको जब देखोगे कोई भी इक्वेशन अगर वो करेक्ट है तो उसका डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी होता है, उसके ईच एंड एवरी स्टेप का, ईच एंड एवरी टर्म का जो डायमेंशन होता है वो बराबर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बता दी है, कभी भूल गए तो इसको सॉल्व करना। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, मैं पानी पी रहा हूं तब तक कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और बताइए कुछ है नहीं, ठीक है? बताइए फटाक से। इसको बताइए बेटा। कह रहा था वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है कैपिटल जी। कैपिटल जी कैसे आता है बेटा? कहते हैं कि जब दो मासेस होते हैं, यहां देख लो, कहते हैं जब दो मासेस m1 और m2 एक दूसरे क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो उनके बीच में एक क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो क्या करता है, उनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है बेटा, और उनके मास, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। जब दोनों चीज को मिलाते हो बेटा तो f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या आ जाता है, r स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो बेटा तो ये आता है f इक्वल टू g m1 m2 बाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये क्या है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है बेटा। पूछ रहा है कि g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका मात्रक लिखना चाहोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर ना, ठीक है बेटा। तो इसका ये g की वैल्यू होती है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। कभी कभी पूछ देता है ना, जो g होता है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी कहीं भी मतलब ये बदलती नहीं है। इसको सार्वभौतिक कांस्टेंट, सार्वभौतिक नियतांक इसलिए बोला जाता है कि इसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा नियत रहती है, चाहे जहां भी मेजर करें। एक होता है रिडवॉर कांस्टेंट r, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियर के मास पे डिपेंड करता है। आगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये बदलता है। लेकिन ये g की वैल्यू है, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये बदलता नहीं है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg क्या होता है, kg के पावर -2। हाँ, कभी g का डायमेंशन फार्मूला पूछ देता है बेटा, तो g का डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना होगा बेटा तो उसका देख लो, उसका यूनिट कितना है, उसका जो इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। न्यूटन बेटा, न्यूटन फोर्स का मात्रक होता है, उसका क्या होता है डायमेंशन mt-2, ठीक है। मीटर क्या होता है बेटा, लेंथ होता है l का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस नीचे क्या है, नीचे मास है kg स्क्वायर यानी m का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, आपको कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर रहेगा बेटा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर रहेगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। आप देख लीजिए 6.6 × 10⁻⁻ मीटर सेकंड, और जो मीटर सेकंड होता है ये वेलोसिटी का मात्रक देख के ही समझ सकते हैं। मीटर सेकंड इनवर्स ये वेलोसिटी का मात्रक होता है, और g कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई कांस्टेंट है। और कैसे इसका मात्रक निकलता है, fr स्क्वायर अपॉन m1 m2, यानी कि इसका डायमेंशन का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये आपका आ गया। चलो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे आते हैं ना। कहता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये क्वेश्चंस आपका बहुत बार यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर, मैथ और बायो के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप बार बार, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है,
मैं इसको इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये बार बार हर साल पूछता है। मैं नहीं कह रहा कि पूछ देगा, लेकिन अगर किस्मत आप लोग की अच्छी हुई तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, मैथ वाले बच्चे, एग्रीकल्चर वाले बच्चे और बायो वाले बच्चे, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं यूपी कॉलेज की, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और आपसे पूछ देगा। और कुछ करना नहीं, आपको पता होता है कि जल का घनत्व तो अधिकतम कब होता है बेटा? घनत्व बराबर होता है क्या? घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन बेटा। हमको बताओ जब हमारा घनत्व कब अधिकतम होगा बेटा? जब हमारा वॉल्यूम यानी आयतन जो होगा वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे मिनिमम हो जाएगा। तब उस केस में डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? उस केस में डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है बेटा ना। पूछ सकता है कि कितने डिग्री पे बेटा हमारा जो होता है जल का घनत्व मैक्सिमम होता है या जल का आयतन मिनिमम होता है। या तो घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा या तो वो मिनिमम वॉल्यूम पूछ देगा बेटा। तो इतना याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आता है एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर का जो विषम गुण है, विषम व्यवहार है। विषम व्यवहार क्या कहता है बेटा ना, अगर किसी वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके बेटा 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर उसको क्या करोगे, ध्यान से रखना, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर किसी वाटर को बेटा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा? उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। कब? जब 0 डिग्री से 4 डिग्री के अंदर ना अगर उसका टेम्परेचर क्या हो, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से 4 डिग्री के अंदर का अगर उसका टेम्परेचर हो तो हम उसका वो हो ना, वो टेम्परेचर हो, तो उस केस में अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो 0 से 4 डिग्री के अंदर, उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम क्या करता है? वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करता है। यानी जो हमारी वाटर होती है वो क्या करती है? कंप्रेस। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है सिकुड़ती है। कहते हैं ना बर्फ किस पे जमता है बेटा? बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है ना। 0 से 4 के बीच में बर्फ हमारा क्या जाता है? जमने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कंप्रेस हो जाता है, वॉल्यूम सिकुड़ जाता है। उस केस में कहेंगे कि उसका 0 से 4 डिग्री के बीच में टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। लेकिन अगर 4 डिग्री से ऊपर, 4 से क्या करेंगे और उसके ऊपर या 100 डिग्री सेल्सियस या और उसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा तो क्या करते हैं? 4 डिग्री के ऊपर अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। तो ये 0 से 4 के बीच में वाटर क्या करता है? ये एक एनॉर्मस बिहेवियर शो करता है, विषम गुण शो करता है बेटा। 0 से 4 डिग्री के बीच में विषम क्या है? हमको पता है कोई भी अगर लिक्विड है, कोई भी अगर लिक्विड है उसको अगर गर्म करोगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई भी चीज है, जाहिर सी बात है, पानी अगर गर्म करोगे तो फैलेगा, वो पानी में गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वो क्या करती है? एक्सपांड करती है, फैलती है बेटा। लेकिन जो वाटर होता है वो 0 से 4 डिग्री के बीच में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो गर्म करने पे, वो क्या करता है? उसका वॉल्यूम जो होता है बेटा डिक्रीज करता है 0 से 4 बीच में। तो कहते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जब हमारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उस केस में जो वॉल्यूम होता है बेटा, उस केस में जो उसका आयतन होता है बेटा वो क्या हो जाता है? सबसे मिनिमम हो जाता है, सबसे कम होता है। 4 डिग्री पहुंचते पहुंचते, क्योंकि 0 से टेम्परेचर बढ़ा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा और जैसे ही 4 डिग्री तक पहुंचा उसका वॉल्यूम सबसे मिनिमम हो गया। क्योंकि 4 के बाद से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा? फिर वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू करेगा ना, क्योंकि 4 के बाद से वॉल्यूम इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो 0 से अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बेटा, 0 से टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री करेंगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। और 4 डिग्री पहुंचते पहुंचते जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री पहुंचेगा किसी भी वाटर का, तो उसका जो टेम्परेचर उसका 4 डिग्री पहुंचा देंगे, उस केस में उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम वॉल्यूम वहीं पे होगा। और उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा 4 डिग्री के बाद, तो वो क्या करेगी? गैस वो जो वाटर है वो क्या करेगी? उसका आयतन बढ़ना शुरू कर देगा। तो 4 डिग्री पे उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है, इसलिए उसका 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो याद रखना किसी भी वाटर की जो घनत्व सबसे अधिकतम होता है, घनत्व अधिकतम होने का मतलब है कि उसका वॉल्यूम मिनिमम होना बेटा वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और कभी कभी केल्विन में पूछ देता है बेटा, अगर हमको डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो बेटा उसमें 73 ऐड कर देते हैं बेटा। अगर इसको केल्विन में लिखना होगा बेटा, अगर इसको केल्विन में लिखना होगा तो 273 में हम क्या कर देंगे? 4 और ऐड कर देंगे तो 278 क्या आ जाएगा? 278 केल्विन हो जाएगा। तो कभी कभी आपको डिग्री सेल्सियस में ना पूछ के केल्विन में आंसर दे देता है तो आप 273 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताने के लिए। हाँ, कभी कभी ये पूछ देता है कि किस डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान बराबर। देखो 3 यूनिट होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, एक होते हैं डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट।
ना। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बढ़ाना, जो केल्विन में करना है तो 273 ऐड कर दो बेटा, और अगर डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में रिलेशन निकालना है तो आता है 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 प्लस 9/5c, 1 फॉरेनहाइट इक्वल टू 32 प्लस 9/5c, 1 फॉरेनहाइट इक्वल टू 32 प्लस 9/5c। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट का मान बराबर हो जाता है, किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट का मान बराबर हो जाता है बेटा, तो -40 डिग्री पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी वही उसकी फॉरेनहाइट के बराबर होगी। तो -40 डिग्री पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट की वैल्यू बराबर होती है, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलो अब देखो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वेश्चन आ गया, कह रहा है अ ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर T केल्विन रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट E वाट पर मीटर स्क्वायर इफ द टेम्परेचर बिकम T/2 केल्विन, ठीक है, द रेट ऑफ रेडिएट एनर्जी विल बी। एक कृषिका T यानी ब्लैक बॉडी कह रहा है T केल्विन ताप पर E वाट मीटर स्क्वायर की दर से ऊर्जा उत्सर्जन करती है। जब ताप घटाकर T/2 केल्विन रह जाता है तो उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी बेटा, हमको पता है स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी रेडिएट होती है बेटा, एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ना, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी बताती है बेटा। कहती है कि जो एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो क्या करती है, वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है बेटा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको स्टीफेंस कांस्टेंट बोलते हो, E इक्वल टू सिग्मा T⁴ ना, ये होता है सिग्मा T⁴ बेटा। अब क्या करेगा, जब टेम्परेचर T होता है तब उसकी एनर्जी E है, ये तो नॉर्मल एक इक्वेशन ये बन गया बेटा ना। अब क्या करेगा, जब उसका टेम्परेचर T/2 कर दी गया है तब एनर्जी कितनी होगी वो पूछ रहा है बेटा ना। तो कह रहा है कि मान लो टेम्परेचर T/2 कर दिया जाए तो उसको एनर्जी E डैश हो जाएगी, और सिग्मा तो बदलेगा नहीं बेटा क्योंकि ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बदलेगी नहीं बेटा। टेम्परेचर क्या कर देना, टेम्परेचर T से T/2 कर दिया तो इसके पावर 4 हो जाएगा बेटा ना, T/T⁴। अब E डैश निकाल लो बेटा, E डैश कितना आ जाएगा, E डैश आ जाएगा कितना, सिग्मा ये हो जाएगा T⁴ अपान 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा बेटा। अच्छा सिग्मा T⁴ की जगह हम E लिख सकते हैं बेटा, तो E डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E डैश की वैल्यू आ जाएगी E/16, यानी बाद में जो एनर्जी रेडिएट होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से बेटा वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक की 16 क्या हो जाएगी 1/16 टाइम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। स्टीफेंस लॉ है बेटा, ये स्टीफेंस लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टीफेंस लॉ है, ठीक है, ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, जहां बी एक कांस्टेंट होता है बेटा। एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है बेटा, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है लैम्डा m इंटू टी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। लैम्डा m ये विंस लॉ है बेटा, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ना कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ना, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि लैम्डा m जो होता है मैक्सिमम वेवलेंथ होता है बेटा ना, वो क्या होता है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है बेटा। ये क्या है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ना, और ये क्या है, स्टीफेंस लॉ, बोल्ट्जमैन स्टीफेंस लॉ ना, ठीक है। ये क्या है बेटा, विंस, एक मिनट ये गलत लिखा गया, ठीक है, ये है ये, ठीक है यार मिट जाओ तुम, ठीक है, क्या है ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ना, ठीक है, विंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं बेटा, इसको लिख लीजिएगा, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये सब चीजें, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, अपने 7वें क्वेश्चंस के अंदर आते हैं ना। अब देखो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। बार बार आपसे पूछा जाता है किस लेंस से किस मिरर से कैसा इमेज बनता है बेटा। मैं आज सारा इसमें का सारा आपका जो दुविधा है वो दूर कर दूंगा। कह रहा है किस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन विच मिरर, किस मिरर में यानी किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ये क्वेश्चन जो है आपके बार बार पूछा जाता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा, इसमें जो देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो हमारा जो क्या बनता है, जो हमारा इमेज बनता है वो हमारा क्या बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल ना एंड इरेक्ट ना, हमेशा याद रखना बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे हमारा क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है बेटा। कॉन्केव मिरर से जो बनता है बेटा वो हमेशा जो इमेज बनता है रियल एंड इन्वर्टेड
क्या बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। हिंदी वाले बच्चे घबराए मत, मैं बता रहा हूं। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है यदि हम कौन सा मिरर का यूज कर रहे हैं, उत्तल मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर रहे हैं, तो हमारा इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा बेटा। और जब हम कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं, अवतल दर्पण का यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा वो रियल यानी कि वास्तविक और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा ना। ठीक है, प्लेन मिरर से तो कोई बात नहीं है, प्लेन मिरर से हमारा सारा फंडा हमारा प्लेन मिरर से हमारा क्लियर होता है बेटा ना। ठीक है, इसमें जब हमारा बात कर रहा है साइज की, तो इसमें जब हमारा जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, स्मॉलर। इसमें जो हमारा क्या बनता है, जो हमारा इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा स्मॉलर होता है बेटा ना। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो होता है साइज जो होता है वो साइज जो होता है कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। इसमें जो होता है साइज जो होता है वो साइज सेम होता है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं बेटा, तब हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा साइज जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, सेम बनता है। लेकिन पोल और फोकस के बाद अगर रख दें, अगर फोकस के उधर रखेंगे बेटा, तो हमारा क्या कर देगा, वो इमेज को मैग्नीफाइड कर देगा यानी उससे बड़ा बना देगा ना। क्या कर देगा बेटा, उसको मैग्नीफाइड कर देगा। तो ये क्या करता है, ये बराबर भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं बनता है ना। कॉनकेव मिरर से कभी भी जो हमारा इमेज होता है वो क्या करता है, छोटा नहीं, वो क्या करता है, कभी भी छोटा नहीं बनता है। या तो उसी के साइज का बनेगा, उसके साइज कब बनेगा, जब हमारे ऑब्जेक्ट को पोल यानी ध्रुव और फोकस यानी उसके फोकस के बीच में रखोगे, यानी उसके नाभि, फोकस मतलब होता है शायद नाभि, उसके बीच में रखोगे बेटा, तब हमारा जो साइज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉल होगा। लेकिन जब फोकस के उधर रखोगे बेटा, तो उसका जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा हो जाएगा, यानी उसको मैग्नीफाइड कर देगा, कभी भी स्मॉलर नहीं बनेगा। स्मॉलर केवल एक ही मिरर बनाता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पूछ रहा है कि किसमें स्मॉलर होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा स्मॉलर होता है, वो मैग्नीफाइड नहीं करता। लेकिन कॉनकेव मैग्नीफाइड करता है कब, जब फोकस के उधर ऑब्जेक्ट रखते हो, फोकस से भी दूर रखते हो, और जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसी साइज का इमेज बनता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। और कभी कभी पूछ देता है किससे वर्चुअल किससे इरेक्ट बनता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, यानी कि वास्तु आभासी और इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। और हमेशा क्या होता है, कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड बनता है। प्लेन मिरर में बेटा, प्लेन मिरर में साइज बराबर होती है, इक्वल साइज की होती है। प्लेन मिरर में जो साइज होती है वो साइज क्या होती है, सेम साइज होती है। साइज में कोई हमारा क्या होता है, कोई साइज में हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता ना। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं बेटा, इसमें रियल इमेज तो बनती नहीं, इसमें वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा, इसमें जब प्लेन मिरर की बात करते हैं तो इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, आओ ठीक है, अब इतना तो हमने चीज लिख लिया, नन ऑफ दिस तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आपका पहला नंबर ये सही है। आगे आते हैं ना। ठीक है, चलो ये कह दो पतले लेंसेज हैं जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, जोड़कर रखे गए, इनकी संयोजन क्षमता बताइए। कह रहा है कि टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज। बेटा ये क्वेश्चन जो करेगा उसको 5 रुपए इनाम दिए जाएंगे ना कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ फटक से ना, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो, कह रहा है कि उसकी संयोजन क्षमता यानी पावर पूछ रहा है बेटा, लेकिन यहां दिया है फोकस, और हमको पता है कि अगर हम कहीं पावर मिल जाए तो पावर बराबर क्या होता है, हमेशा जब पावर निकालने कॉम्बिनेशन पावर निकालते हैं तो जितने भी पावर होते हैं सब पावर को ऐड कर देते हैं, P1 प्लस P2 ना बेटा, पावर तो जुड़ जाता है बेटा। लेकिन हमको पावर दिया नहीं, हमको फोकल लेंथ दिया है, तो कोई बात नहीं सर, फोकल लेंथ और पावर में हमको रिलेशन पता होता है बेटा, क्या P इक्वल टू होता है 1/f। और जब f किस में लिखते हो बेटा, f मीटर में लेते हो तो क्या रहता है, P इक्वल टू N/f होता है, और इसकी यूनिट आती है बेटा डायोप्टर में। ये फार्मूला तब लगता है जो फोकस मीटर में होता है, लेकिन यहाँ फोकस सेंटीमीटर में दिया है। कोई बात नहीं सर, जब फोकस सेंटीमीटर में दिया होता तो फार्मूला लगता है 100/f। और ये कब लगता है बेटा, जब फोकस सेंटीमीटर में दिया होता है तब इसका फार्मूला, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। चलो पहला का पावर निकाल लो P1, जब उसका फोकस 20 सेंटीमीटर है ना, तो चलो P1 निकाल लो बेटा। P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा इसका बेटा, 100 कितना हो जाएगा इसका सेंटीमीटर में 100/20, यानी P1 कितना आ जाएगा बेटा 5 डायोप्टर ना। ठीक है, P2 कितना आ जाएगा, P2 निकाल लो बेटा, ये कितना आ जाएगा 100/25, यानी कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर ना। डायोप्टर इसकी यूनिट होती है बेटा। ये फार्मूला हमेशा याद रखना, जब मीटर में दिया होगा तो ये फार्मूला बेटा, और जब सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100 बेटा करके निकालोगे बेटा। और जब पावर पूछो डायरेक्ट पावर ऐड कर देते हैं बेटा। P इक्वल टू 5 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर कितना आ जाएगा, 9 डायोप्टर। बोल बेटा कोई आंसर आपको मिल रहा है? जी सर, 9 डायोप्टर किसमें है? हाँ, ऑप्शन नंबर जो है चौथा आपका सही है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, समझो जो क्वेश्चंस कर रहा है बेटा वही करो,
कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में मैं क्या ही बताऊं ना, इस क्वेश्चन में तुम ही बताओ पहले मैं क्या बताऊं, कुछ बताने लायक है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इफ I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह रहा है कौन सा नियम सही है? परावर्तन के नियमानुसार यदि I आपतन कोण है, R परावर्तन कोण है, तो कौन सा सही है बेटा ना? क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार ना, परावर्तन के नियम के अनुसार तो यही कहता है ना, एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R, यही करता है परिवर्तन का नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जितने एंगल से लाइट आती है बेटा नॉर्मल के साथ जितने एंगल से बनाती है उतने एंगल से आप जाती भी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल्स ऑफ R, ये परावर्तन का नियम है। जब किरणें क्या करती है? परावर्तित करती हैं, तो एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R होता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है बेटा? जब अपवर्तित होती हैं तो क्या करता है बेटा? साइन I, यानी कि जो आपतित किरण होती है वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, और जो परावर्तित किरण होती है वो जो एंगल बनाती है, यानी एंगल ऑफ I इंसिडेंट का साइन और रिफ्लेक्ट का साइन का जो रेशियो होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, और किसके बराबर होता है बेटा? वो μ2 अपॉन μ1 होता है। उन दोनों के जो हमारी क्या होती है, उन दोनों का जो अपना क्या होता है मीडियम होती है उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के क्या होती है? अनुपात के बराबर होती है बेटा। ये स्नेल्स लॉ है ना, स्नेल्स लॉ है। ठीक है, स्नेल्स लॉ ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है? एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R, ये बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर इज, कह रहा ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जो होता है वो किस पे बेस होता है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर एक वेव गाइड होता है ना, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि वैसे केबल बिछाए जाते हैं, जो आपके सिग्नल्स होते हैं मोबाइल फोन में जो जाते हैं, आप हेलो हेलो बोलते हैं तो वो फाइबर के थ्रू होते हुए पहले वो कॉपर की वायर यूज हुआ करती थी, फिर बाद में ऑप्टिकल फाइबर आया। आप आगे जाके पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत अच्छा ब्रांच है बेटा। इसमें क्या करते हैं बेटा ना, इसमें एक मतलब बाल, पतले से बाल की तरह एक छोटे से बाल से भी महीन एक ऑप्टिकल फाइबर होती है बेटा। उस ऑप्टिकल फाइबर में लेजर लाइट पास करके लेजर लाइट के थ्रू हम मैसेज सिग्नल को भेजते हैं बेटा। तो मैसेज सिग्नल जब लेजर लाइट के थ्रू मैसेज सिग्नल को भेजते हैं, आप इसके बारे में इतना नहीं जानिएगा, तो यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे ऐसे यहाँ से टकरा के ऐसे वापस जाती है, फिर निकल जाती है, ऐसे बाहर चली जाती है ना बेटा। तो ये तो हमारा ऑप्टिकल फाइबर हो गया बेटा। इसको जो अंदर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कोर ना, और इससे इसके बाहर जो एक इसको बचाने के लिए जो परत होती है बेटा उसको बोलते हैं क्लैडिंग ना। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस फिनोमिना पे बेस्ड है, किस चीज पे बेस्ड है बेटा? तो ऑप्टिकल फाइबर बेटा क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होता है बेटा। कभी देखा होगा जब मेले में ऐसे होता है ना बेटा, ऐसे नीचे से कुछ लगा होता है, लाइट जलाते हैं, ऐसे पतली पतली चीजें निकली होती, शाखाएं निकली होती हैं पतली पतली, और हर एक शाखा में अलग अलग कलर की लाइटें जलती हैं। वो किसमें बेस्ड होता है बेटा? वो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, वो सारी चीजें ऑप्टिकल, वो प्लास्टिक की फाइबर होती है ना, तो उसको बोलते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। नीचे से लाइट जलता है, वो रोटेटर होता है, वो रोटेट करता है, तो ऐसे पतले पतले हर ब्रांचेस में वो अलग अलग कलर की लाइटें दिखती हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर होता है बेटा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये तय होना चाहिए कि जो लाइट है बेटा वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए बेटा? डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, यानी सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, ये निश्चित है कि जब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसका कंडीशन क्या है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के लिए बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने की लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। डेंसर मीडियम किसे कहते हैं? कहते हैं ऐसा मीडियम जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है उसको रेयरर मीडियम बोलते हैं। इस चीज में क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू होता है C इक्वल टू V, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बटे। अगर V की वैल्यू ज्यादा होती है, वेलोसिटी किसी मीडियम में लाइट की ज्यादा होती है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है, इसलिए उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बेटा। और क्या होती है बेटा? और हमारा रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये हमेशा अपने आप को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमेना पे बेस्ड होती है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है। चलो, कह रहा है टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटी द रेशियो 9:1 प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है बेटा। कह रहा है कि I1 बटा I2 का जो रेशियो है वो हमको दे दिया है, इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो हमको दे दिया है 9/1। कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ बेटा। अगर आपको I मैक्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा? I मैक्स चाहिए और I मिनिमम चाहिए ना। I मैक्स क्या होता है बेटा? I मैक्स होता है एम्पलीट्यूड को जोड़ देते हैं, A1 प्लस
A2 ना, A1 प्लस A2 ऐसे एम्पलीट्यूड को जोड़ देते हैं, I मैक्स हो जाता है। ठीक है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, और I मिनिमम क्या होता है बेटा, I मैक्स टू मैक्स लिख दिया ना, या मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, एक मैक्स होता है, नीचे मिनिमम लिखना चाहिए ना, अरे यार मिट जाओ। ठीक है, I मैक्स अपॉन I मिनिमम ना, मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बेटा। ये दिया होता है, मान लो टू वेव्स हैं, अगर यहाँ पे तो सीधे I1 I2 दे दिया, उसकी इंटेंसिटी दे दिया है, कभी कभी दोनों का एम्पलीट्यूड दे देता है A1 A2 A1 A2। एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरा वेव उसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो बेटा ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन इस वेव इसमें दोनों वेव का हमको इंटेंसिटी का रेशियो दिया है बेटा, तो अगर हमको इसी फार्मूले को इंटेंसिटी के टर्म में लिखना होगा बेटा, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा मिनिमम वाला, अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2, ये हो जाएगा क्या, ये इसके होल स्क्वायर बेटा। इस वाला फार्मूला, अगर इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड दिया होगा तो ये वाला फार्मूला मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकालना होगा, इंटेंसिटी दिया होगा तो ये वाला फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता होता है कि जो I होता है बेटा वो क्या होता है, KA स्क्वायर होता है बेटा ना, तो अगर हमको I1 लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, KA1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे I1 A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में, अगर हमको A1 लिखना होगा बेटा, A1 की जगह हम लिख सकते हैं K अंडर रूट में I1, हमने वही लिखा है बेटा, वहीं से वहाँ रिप्लेस कर दिया, वो चीज़ आ गया बेटा। ठीक है, हमको I1 बाई I2 का रेशियो पता है ना बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं I मैक्स बाई I मिनिमम, ऐसे लिख सकते हैं I मैक्स बाई I मिनिमम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको अगर I√2 से अगर डिवाइड कर देंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, I1 बाई I2 ना, √2 से I इधर डिवाइड कर देंगे, इधर +1 बन जाएगा, इधर स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा अंडर रूट में I1 बाई I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, I1 I2 की वैल्यू कितना है, 9/1, इसमें रख दो, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट में 9/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है, अंडर रूट में 9/1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, 9/1 ना, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 तो स्क्वायर रूट से बाहर तो 1 ही आएगा, नीचे के ऊपर कितना आ जाएगा, रूट में 9 है तो उसका बाहर आएगा 3, यानी कि ये 3 + 1 और डिवाइड कितना आ जाएगा, 3 + 1 3 - 1, कितना आ जाएगा 3 - 1, इसका स्क्वायर बेटा, और ये इसका स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना का 4 चौकवा 16, यानी ये 4:1 का आ जाएगा, काट देना, क्या आ जाएगा बेटा 4:1 इसका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, 4:1, यानी इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बेटा। ऐसा इंटेंसिटी दिया होगा, इस वाले क्वेश्चंस को मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवाया है बेटा, इसको नोट कर लेना, ये फार्मूला आपके आने वाले समय में बहुत काम देगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे इंटेंसिटी पूछा था, अगर एम्पलीट्यूड भी दे सकता है तो एम्पलीट्यूड का रेशियो दे सकता है बेटा, आपको A1 बाई A2 का रेशियो दे सकता है, तो ये वाला फार्मूला आपका ऐसे बन जाएगा, I मैक्स बाई I मिनिमम, अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया होगा बेटा तो ये वाला फार्मूला ऐसे बन जाएगा, A1 बाई A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ऐसे बन जाएगा। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो। कह रहा है कि द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्वल टू, कह रहा है कि यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल है बेटा। अब तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यंग मॉडुलस जो होता है वो कैसे आता है। यंग साहब कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है बेटा। यानी प्रतिबल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। जाहिर सी बात है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पे जितना बल लगाओ, जिसको प्रतिबल बोलते हो बेटा, वो ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, यानी चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ बेटा। जब इसी को हटाते हो तो प्रोपोर्शनलिटी आती है, वो वाई बराबर उसी को यंग मॉडुलस बोलते हो, और वो क्या आता है बेटा, वो आता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ना। आपको पता होना चाहिए कि जो y का डायमेंशन आएगा बेटा, जो स्ट्रेस का और स्ट्रेन के रेशियो का डायमेंशन आएगा वो y का डायमेंशन आएगा बेटा। आपको पता है स्ट्रेन का डायमेंशन कितना होता है बेटा, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बेटा। ये क्या है, ऊपर लेंथ का डायमेंशन, नीचे भी लेंथ का डायमेंशन कट जाएगा, यानी स्ट्रेन जो होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये बात याद रखना, जो स्ट्रेन होती है वो
डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। यानी नीचे वाली क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं है। यानी डायमेंशन ऑफ वाई अगर निकालोगे तो अगर हमको स्ट्रेस का डायमेंशन पता होगा कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है बेटा, वही वाई का डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन जो स्ट्रेस यानी प्रतिबल जो होता है, और प्रतिबल क्या होता है बेटा, प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस जो होता है एस से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि जो इसकी जो डायमेंशन होती है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है ML/T-2 और एरिया कितना होता है बेटा, एरिया होता है L² ना। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा ML-1T-2। ये हमारा कितना हो जाएगा, यही हमारा स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा बेटा। और वही यंग मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला होगा, और यही डायमेंशन फार्मूला बेटा प्रेशर का भी होगा, क्योंकि प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ना। तो प्रेशर का, प्रतिबल का और हमारा यंग मॉडुलस का भी डायमेंशन फार्मूला हमारा वही होता है। तो इस चीज से अपना ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी एक्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरीज एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर T बेटा। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसकी जो परमिटिव, उसकी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और इसी को क्यूरी लॉ भी कहते हैं बेटा, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, इसी लॉ को क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होती है, उसकी सब्सिबिलिटी जो होती है, यानी चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है बेटा, वो क्या होती है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है। कब, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल हो जाए, अनुचुंबकीय हो जाए, डायामैग्नेटिक मटेरियल हो जाए। अच्छा, डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। और हमारा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो लास्ट वाले ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो उसकी सब्सिबिलिटी होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, यानी टेम्परेचर के पावर 0, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए सब्सिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कांस्टेंट रहती है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो, टेम्परेचर वर्सेस मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी डायामैग्नेटिक मटेरियल की बेटा, तो ऐसे कुछ कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। ये क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है बेटा। इसका अगर ग्राफ बनाओगे बेटा, टेम्परेचर का और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी का, तो ग्राफ ऐसे कुछ घटता हुआ मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान होता है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल। देखा, इतना याद रखना बेटा, अगर मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डीप कितना होता है बेटा, एंगल ऑफ डीप जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और क्या होता है, इक्वेटर पे, पोल पे 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पे जो एंगल होता है, एंगल ऑफ डीप बेटा, वो 0 डिग्री होता है। ये बात याद रखना ना। एंगल ऑफ डीप जो पोल पे होता है, अर्थ के पोल पे बेटा, वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पे कितना होता है बेटा, वो 0 डिग्री होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल पे पूछ रहा है बेटा, तो मैग्नेटिक पोल पे जो एंगल होता है बेटा, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो और लेकिन जब इक्वेटर पे पूछेगा तो इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छोटे मोटे क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 100 ओम। कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस किसी कॉइल का XL दिया है बेटा ना। हमारे बच्चे जो एग्रीकल्चर के हैं वो पढ़े होंगे, उनको AC करंट पढ़ाए थे। 100 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा 100 ओम दिया है। कह रहा है कि इफ इट्स इंडक्टेंस इज डबल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज आल्सो हाफ्ड, तो कह रहा है देन इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी। कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे लिखते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं हम XL बराबर क्या होता है, XL बराबर होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं ओमेगा इंटू L, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी F इंटू L ना। ये होता है बेटा। कह रहा है कि ये किसके बराबर है बेटा, ये 1000 ओम के बराबर है ना। ये 1000 ओम के बराबर कितना, 2 पाई F इंटू L ना। अब क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि यदि इंडक्टेंस को डबल कर दिया जाए, अब जो L डैश है वो क्या कर दिया जाए, वो 2L हो जाए। जो नया वाला इंडक्टेंस है वो ओरिजिनल का डबल हो जाए बेटा, और उसकी जो नई वाली फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाए, वो भी डबल हो जाए बेटा। यानी F डैश जो है वो भी क्या हो जाए, वो 4F के बराबर हो जाए बेटा ना, 4F के बराबर हो जाए। ठीक है ना। इफ इट्स इंडक्टेंस इज डबल एंड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डबल, देन इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी ना, तब उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम नया इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं बेटा, XL डैश ना। कितना निकालते हैं, XL डैश कितना हो जाएगा, 2 पाई F डैश
एल डैश ना, ये हो जाएगा 2 पाई एफ डैश एल डैश। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 2 पाई एफ डैश ना, ये क्या होता है, उसका फ्रिक्वेंसी डबल है ना, तो यहाँ पे 4f क्या लिख दिया, फ्रिक्वेंसी डबल है बेटा ना, तो फ्रिक्वेंसी 2f लिखेंगे ना, यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी 2f ना। चलो ठीक है, हो जाएगा। तो एक्स एल डैश जो आएगा बेटा वो 2 पाई एफ डैश की वैल्यू रख देंगे 2, कितना हो जाएगा 2f, और एल डैश की वैल्यू रख देंगे कितना 2l, यानी ओवर मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा, तो एक्स एल डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एफ इंटू एल, और 2 पाई एफ इंटू एल की वैल्यू दी है बेटा 1000 ओम। हाँ, ये 10,000 लिख दिया ना, देख भी नहीं रहे आप लोग, बता भी नहीं रहे ना। अच्छा, ये ओम लिखा है, 1000 नहीं लिखा है ना, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या लिखा है, ये 1000 ओम लिखा है, OHM लिखा है, चलो ओम लिखा है ना, तो वहां पर रख देंगे बेटा 1000 ओम। तो एक्स एल डैश की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ओम, यानी ये 4000 ओम आ जाएगा ना बेटा। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 4000 ओम आ जाएगा, 4000 ओम ऑप्शन दिया बेटा, डी ऑप्शन सही है बेटा। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, जब इंडक्टर होता है बेटा, इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब इंडक्टर में कोई करंट फ्लो करता है बेटा, तो इंडक्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। इसलिए जब कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो करता है, कोई चार्ज एंट्री करता है बेटा, तो वो क्या करता है, चार्ज के मार्ग में फ्लो रुकावट पैदा करता है, उसको इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। एक्सी होता है, वो क्या होता है 1 ओमेगा इंटू सी, ये पता होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू होती है कितना, एक्सी, ओमेगा की वैल्यू होती है 1/2 पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू सी। तो ये दोनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अपना क्वेश्चन जो है 16वां है, हाउ मेनी, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर एक और चीज आपको लिखवा दूंगा ना, ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन सी आपका। कह रहा हाउ मेनी 2 इनपुट्स NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ 2 इनपुट OR गेट। बेटा देखो हमको बेसिकली कितने गेट्स होते हैं, अगर हम लिखवा लें, देखो बेटा अगर हम यहाँ बात करें गेट्स की ना, और हमको गेट बनाना है किससे बेटा, इधर हम यूज करेंगे NAND गेट का ना बेटा, और ये NOR गेट का। ये NAND और NOR बेटा कौन से गेट होते हैं, ये जो दोनों गेट होते हैं इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है, ये सब यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि इन सब गेट की मदद से जो जितने बाकी और गेटेड हैं, जो और सारे गेट हैं बेटा, उनको बना सकते हैं। तो ये NAND और NOR दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं बेटा। अब बात करते हैं कौन कौन से गेट हम बनाना चाहेंगे। नॉट गेट हम बनाना चाहेंगे, कितना, नॉट एंड और, कितना, और एंड गेट, इधर बनाएंगे OR गेट, इधर बनाएंगे हम XOR गेट ना, इधर बनाएंगे XOR गेट, इधर बनाएंगे हम XNOR गेट ना, और इधर बनाएंगे हम क्या बनाने, इधर बनाएंगे, हम एक लिखवा देना आपको टेबल, वो याद कर लीजिएगा, आपको हमेशा याद जाएगा NAND, और इधर लिख देंगे हम NOR ना, इधर NAND और NOR, ठीक है। इधर हम लिखेंगे बेटा 1 2 3 4 5 ना, 5, फिर इधर क्या देंगे, इधर लिख देंगे हम 5, फिर 1, फिर 4, ये हम लिख दिया, ठीक है। 1 का 1 इधर रहेगा, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, 1 का 1, ठीक है, 1 का 1, और इधर 2 का 2 यहाँ नीचे, 3 ऊपर ना, ठीक है, इसके सामने 3, यहाँ 4 नीचे, यहाँ 5 ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ 4 यहाँ ऊपर, यहाँ 1 नीचे बेटा। तो अब देख लो बेटा, अब कोई पूछे कि NAND गेट का यूज करके अगर हमको NOT गेट बनाना है, NAND गेट का यूज करके अगर हमको NOT गेट बनाना, तो कितने गेट की आवश्यकता पड़ेगी, 1 गेट की। अगर NOR गेट का यूज करके NOT गेट बनाना है तो कितनी की आवश्यकता पड़ेगी, 1 गेट की, ठीक है। और कोई पूछे NAND गेट का यूज करके OR गेट बनाना है तो कितने गेट की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 3 गेट की। और कोई पूछे NOR गेट का यूज करके अगर हमको OR गेट बनाना है तो कितने गेट की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 2 गेट की। तो ये टेबल हमेशा याद रखना बेटा ना। और ये NAND एंड OR बेटा ये मूल लॉजिक गेट है बेटा ना, ये क्या है, ये मूल लॉजिक गेट है। क्यों, क्योंकि ये सब नॉर्मल यही लॉजिक गेट होते हैं, एंड नॉर नॉट ना, ठीक होता है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर अब आपसे क्या पूछ रहा है, देख लो, कह रहा है NAND गेट का यूज करके हमको क्या बनाना है, OR गेट। बेटा NAND यहाँ पे है और OR यहाँ पे है, तो NAND गेट का अगर NOR गेट बनाना है बेटा, तो ये तीन हमको गेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर NAND गेट से NOR गेट बनाना है तो यानी कि हमको 3 NAND गेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये टेबल लिखवा दिया, टेबल लिख लो और जाओ, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, पूछेगा कि फला गेट का यूज करके हमको फला गेट बनाना है तो कितने गेट की आवश्यकता पड़ेगी बेसिकली, तो आप इस वाले टेबल से बना सकते हैं बेटा। तो 3 अगर आपका ऑप्शन है बेटा, 3 लगा दो, 3 आपका सही है। तो 3 NAND गेट का यूज करेंगे तब हम जाके एक और गेट बनाएंगे। अगर 2 NOR गेट का यूज करेंगे तब जाके हम एक और गेट बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, NOR गेट एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्या, AB बार प्लस A बार B
ना। ये किसका है बेटा, ये हमको किसका पता होना चाहिए, ये हमको अगर आपको पता होना चाहिए किसका, ये हमको एक्सॉर गेट का है ना, ये हमको एक्सॉर गेट का है बेटा ना, एक्सॉर गेट है। और अगर हमको एक्सनॉर है, एक्सनॉर गेट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक्सनॉर गेट है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, ये होता है ए बी प्लस ए बार बी बार ना। एंड गेट का क्या होता है बेटा, एंड गेट का जो नैंड गेट का क्या होता है, नैंड गेट का होता है ए एंड बी का नॉट, ये नैंड गेट हो गया बेटा। और नॉर गेट का क्या होता है, नॉर गेट का होता है ए प्लस बी का बार, ऐसे ना। इस सब ये नैंड और नॉर का आपको बुलियन एक्सप्रेशन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चलो आगे आते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -36 इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था में कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है बेटा ना। अगर देखो क्या दिया है, टोटल एनर्जी दिया है बेटा, टोटल एनर्जी कितना दिया है क्वेश्चन में, टोटल एनर्जी दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है बेटा, वैसे तो टोटल एनर्जी होता है बेटा, टोटल एनर्जी होता है कितना, -13.6 Z, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर ना। ऐसी हाइड्रोजन एटम की बात करा तो जेड लगाने की जरूरत नहीं है, 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ये इसकी 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा ना 13.6। लेकिन बात कर रहा है कि क्या दिया है, उसकी कुल ऊर्जा दिया है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होना चाहिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या, माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमको टोटल एनर्जी पता है ना किसी भी कक्षा की, तो हम क्या कर देंगे, माइनस टाइम से मल्टीप्लाई कर उसे काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको टोटल एनर्जी दिया है ना, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है -2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये भी पता है, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो माइनस टाइम लगा के टोटल एनर्जी को डबल कर देंगे और माइनस लगा देंगे तो टोटल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। लेकिन हमको पूछ रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा। अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ नहीं होगा, जो हो जाएगा टोटल एनर्जी वो प्लस लगा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 18, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हाउ मेनी परसेंटेज द पावर इन लैम्प डिक्रीजेस इफ द करंट ड्रॉप बाई 1%। कह रहा है अगर करंट में डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट ये दिया है बेटा, डेल्टा आई बाई आई का वैल्यू दिया है कितना, डेल्टा आई बाई आई मल्टीप्लाइड बाई 100 ना, परसेंटेज दिया है ना, डेल्टा आई बाई आई मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 1% दिया है। तो कह रहा है कि उसके पावर में कितने परसेंटेज की चेंज होगी, उसका अगर ये डिक्रीज कर दिया जाए तो उसके पावर में कितनी चेंजिंग होगी बेटा। चलो हमको पावर का फॉर्मूला पता होता है, पावर बराबर होता है V इंटू आई। भी को कोई दिया नहीं है बेटा, क्योंकि हमको करंट तो दिया लेकिन वोल्टेज का कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो वोल्टेज नहीं दिया तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे क्या, इसको फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं I²R ना। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू होता है I इंटू आर ना। तो V की जगह I इंटू आर रख देंगे बेटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा I²R। लेकिन जब हम निकालेंगे पावर में परसेंटेज से, डेल्टा P बाई P मल्टीप्लाइड बाई 100 बेटा, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा 2 ऊपर था 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा I बाई I मल्टीप्लाइड बाई 100 और उसके साथ R मल्टीप्लिकेशन में था तो प्लस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इरर की, आप लोग पढ़े होंगे रिलेटिव इरर, डेल्टा R बाई R मल्टीप्लाइड बाई 100। और R में तो कोई चेंजिंग दिया नहीं है, R की वैल्यू ही बात नहीं कर रहा, R ये 0 हो गया क्योंकि उसमें तो चेंज दे नहीं रहा। तो पावर में डिक्रीजमेंट दिया है बेटा 1%, तो डेल्टा P बाई P यानी उसके करंट में दिया है, पावर में पूछ रहा है डेल्टा P बाई P मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा I बाई I मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 1% दिया है, यानी उसके पावर में जो डिक्रीजमेंट आएगा बेटा वो 2% का आएगा, यानी 2% इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो इस तरीके क्वेश्चंस को बेटा इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। जो पावर होता है उसको इधर लाते हैं। कह रहा है कि शक्तिहीन धारा प्रवाहित होती है यदि परिपथ में है, और शक्तिहीन धारा प्रवाहित होती है बेटा, एसी करंट की बात करा, वाटलेस करंट ना। एसी करंट में पावर कितना होता है बेटा, एवरेज पावर जब एसी करंट में लिखते हैं तो हम लिखते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये पावर फैक्टर ही डिसाइड करता है, ये पावर फैक्टर ही डिसाइड करता है कि उसमें करंट कितना है बेटा। अगर कॉस फाई की वैल्यू किसी तरह अगर 0 हो जाए, उस केस में सर्किट में जो एवरेज पावर होगा, उस सर्किट में जो एवरेज पावर होगा वो 0 हो जाएगा। यानी करंट तो फ्लो करेगा उस सर्किट में, धारा बहेगी, लेकिन धारा में कोई शक्ति नहीं होगी, जिसको बोलते हैं वाटलेस करंट। वो कब होता है, जब कॉस फाई इक्वल टू 0 होता है, और कॉस फाई इक्वल टू 0 होता है, यानी कॉस
फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और cos फाई 0 होने का मतलब है बेटा कि साइन 0 0, साइन 90 की वैल्यू 1 तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी इसका फाई जो होता है पाई/2 होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब होता है करंट और वोल्टेज यानी I और V एक दूसरे से कितने फेज पे होते हैं, 90 डिग्री के फेज पे होते हैं। जब करंट और वोल्टेज किसी भी सर्किट में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बेटा, उस सर्किट में पावर एवरेज पावर 0 होता है, यानी उस सर्किट में हमारा कौन सा करंट फ्लो करता है, वाटलेस करंट फ्लो करता है। अब देखोगे किस सर्किट में हमारा, क्योंकि cos फाई इक्वल टू क्या होता है, cos फाई इक्वल टू होता है हमारा क्या, R/Z ना, ये होता है R/Z और Z उसका इंपीडेंस होता है, टोटल इंपीडेंस होता है बेटा। अच्छा, अगर जीरो करना है cos फाई, थीटा नहीं है फाई है ना, cos फाई इक्वल टू 0 होगा। अगर किसी तरह R की वैल्यू अगर 0 कर दे तो ये 0/Z हो जाएगा ना, तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, जब R की वैल्यू 0 हो जाए। जिस सर्किट में R नहीं होगा, जिस सर्किट में R नहीं होगा वो सर्किट में हमारा पावर 0 आएगा। किस सर्किट में R नहीं होगा, ऑनली इंडक्टिव, केवल इंडक्टर है, रजिस्टर की बात नहीं है, रजिस्टर नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं है, 0 है ना। ऑनली कैपेसिटिव इस सर्किट में भी, ठीक है, और बोथ L and B, ठीक है, तो दोनों क्या कर सकते हो, तो इसमें भी हो सकता है, यानी कि दोनों में है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो किस सर्किट में पावर 0 होता है बेटा, केवल इंडक्टिव सर्किट में, केवल रजिस्टिव सर्किट में, और एक होता है एलसी सर्किट में। ये 3 ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें R नहीं होता है ना, ये L होता है, ये C सर्किट होता है, L सर्किट, C सर्किट और LC सर्किट। ये 3 ऐसे सर्किट्स होते हैं जिस सर्किट में एवरेज पावर 0 होता है, क्योंकि उसमें R नहीं होता है। जिस सर्किट में R नहीं होगा उसका पावर 0 आएगा, और पावर 0 cos फाई 0 आएगा, cos फाई 0 होने का मतलब है पावर 0 होगा, पावर 0 होने का मतलब है कि वाटलेस करंट फ्लो करेगा। आओ, ठीक है, बढ़ते हैं धीरे धीरे अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, अंतिम पड़ाव पे पहुंचे हैं। कह रहा है द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस XL इन AC करंट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी F if the source voltage which one of the following representations is based correctly। कह रहा है तो यदि प्रेरक L की प्रतिबाधा AC परिपथ में आवृत्ति F के साथ परिवर्ती स्रोत विभव में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही परिवर्तन निरूपित करता है बेटा। कह रहा फ्रीक्वेंसी के साथ XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है 2πf × L, यानी कि जो हमारा XL होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के ना, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिबाधा बढ़ेगा बेटा। यहाँ पे XL के साथ किसकी वेरी कर रहा है, XL के साथ फ्रीक्वेंसी बेटा, यहाँ FL नहीं बेटा, यहाँ पे FF होना चाहिए ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ना। ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस प्रतिबाधा XL का ग्राफ है बेटा। तो आप ये दिखाओ कि यहाँ से ये भी देख सकते हो कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की बेटा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उस सर्किट का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो आपको देख लो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उस सर्किट का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो है आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि अगर इसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस में ये ग्राफ पूछता तो उसके केस में 1/2π F × C होता है बेटा, यानी XL डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर हम कैपेसिटर के लिए ये ग्राफ बनाते बेटा, तो कैपेसिटर के लिए ये ग्राफ बनाते, इधर फ्रीक्वेंसी होता, इधर XC होता, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही है, ठीक है। तो बेटा ये आज आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका इतना रहा, और आई होप कि आप लोग को मजा आया होगा इस क्लास के अंदर, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर अगर अच्छा लगा बेटा, कैसा लगा क्लास, बढ़िया लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट एटलीस्ट करिएगा ताकि पता चलना चाहिए कि आप लोग को ये क्लासेस कैसी लगी। और आपका रिस्पॉन्स देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कमेंट्स, आपके जितने भी लाइक्स आते हैं बेटा, वो हमको नेक्स्ट क्लास लेने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो हम वेट करते हैं कि आप लोग रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्ड दे, फिर अंदर से एनर्जी आती है, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं, ठीक है। तो जरूर बताइएगा कैसा क्लास लगा, क्या आपको हेल्पफुल था, कितना हेल्पफुल था, क्या समझ में आया, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, सारी चीज अपने बात विचारों को शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ऐसे ही टॉप 20 MCQs के साथ हमारे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।